जाति जनगणना मैं शुरू से कहता आया हूँ। हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे ये देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन अब हम जब से हमको थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान हुआ है, हम अब कह रहे हैं कि ये देश जो है जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। क्योंकि कृषि जो है कुछ ही लोगों के पास है, तो इसलिए जो है जाति प्रधान देश है, इसलिए जाति जनगणना होना यहाँ बहुत ही आवश्यक है। और इतना ही आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जाति जनगणना के बाद यहाँ पर जो देश के संसाधन हैं, देश के संस्थान हैं, देश के औद्योगिक धंधे हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, उनकी भी गणना होनी चाहिए। और उनकी गणना में जो है जाति के आधार पर सभी को हिस्सेदारी भी देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जाति जनगणना का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि नंबर गिन लिया कि भाई इस देश में जो बढ़ई कितने हैं, गडरे कितने हैं, लोहार कितने हैं, या सक्के कितने हैं, या गुर्जर कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर संसाधन कितने हैं और किसके पास हैं, वो किस जाति के पास कितने संसाधन हैं, उसकी भी जनगणना होनी चाहिए। और देश के सामाजिक न्याय के लिए हर हर व्यक्ति के पास, चाहे वो किसी भी जाति का है, उसके जो है यहाँ पर जो है जो अनुपातिक आधार पर उसका हिस्सा बनता है, उसमें उसको मिलना चाहिए। ये इसका जातिगत जनगणना का तभी फायदा है, ऐसे नहीं जैसे मोदी ने बोल दिया या और संघियों ने बोल दिया जाति जनगणना करा रहे हैं हम। जाति जनगणना कराने से जो है देश को तो फायदा होगा, लेकिन देश की सामाजिक व्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और देश की जो समानता और समता, समानता, न्याय, बंधुता का जो सिद्धांत है, जो संविधान का सिद्धांत है, जो यहाँ पर जो है बहुजन समाज के महापुरुषों के भी सिद्धांत रहे हैं, उसके आधार पर ये देश जो है संपन्न बन सकेगा। इसलिए जाति जनगणना की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ संसाधनों की, सभी तरह के संसाधन जो हैं उनके पास कितने हैं, इसकी भी गणना होनी चाहिए। और उसका भी जो है अनुपातिक आधार पर जो है हिस्सा होना चाहिए। हमारे मान्यवर काशीराम जी ने शुरू से ही कहा था कि सामाजिक समरसता आने के लिए, सामाजिक एकरूपता आने के लिए, सामाजिक में समानता आने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए सभी जातियों का ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मतलब उन्होंने ये बोला था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका अर्थ ये हुआ कि समाज में ही नहीं बल्कि शासन सत्ता में भी दलित समाज का जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी शासन के अंदर भी होना चाहिए। आज के वर्तमान में जो सरकार में हमारे दलित समाज के जो नेता हैं वो सब एक तरह से कठपुतली के तौर पर मंत्री तो बन जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, लेकिन वो पार्टी के जो आदर्श हैं या पार्टी के जो नियम हैं उसके हिसाब से चलते हैं। दलित समाज की जो समस्याएं उसको वो लोग नहीं उठाते। इसलिए जो जाति जनगणना की बात जो है, अब जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस के हैं उन्होंने इस बात को उठाया, काफ़ी दिनों से, कई साल से वो इस बात को उठा रहे हैं और हर मंच के ऊपर उन्होंने उठाया है। और उन्होंने भी, राहुल गांधी ने भी काशीराम जी का वो फार्मूला लिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए वो जाति जनगणना पर उन्होंने जोर दिया है। और ये कह रहे अभी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जाति जनगणना करा रही, जबकि भारतीय जनगणना जो राष्ट्रीय जनगणना है 2021 में होनी चाहिए थी। और 1881 से लेकर आज तक जो है वो 150 साल तक ये जनसंख्या की जो गिनती है, जनगणना जो है वो हमें समय पर होती है। लेकिन बीजेपी ने अभी इसको डाल के रखा है कोरोना की वजह से और दूसरे कारणों से डाल के रखा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात का बयान दिया है कई जगह पर कि हमारी सरकार आएगी तो हम जनगणना जरूर कराएंगे। और राहुल गांधी ने ये भी बयान दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी के लिए हम, मतलब जो सरकार बनेगी तो उसमें हम उनको भी सत्ता में हिस्सा देने की उन्होंने बात कही हुई है। क्योंकि उन्होंने एक बात और उठाई है राहुल गांधी ने कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी सेक्रेटरी हैं जो शासन करते हैं, जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि जो 90 सेक्रेटरी हैं उसमें से मतलब 2 या 3 जो हैं मतलब वो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, 1 या 2 जो है शेड्यूल कास्ट के हैं। और वो 5% का बजट का डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करते हैं, बाकी 95% बजट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सवर्ण लोग करते हैं। और उसके हिसाब से आज जो सत्ता है, सत्ता के जो कई केंद्र हैं, जैसे जुडिशरी है, तो जुडिशरी में भी ब्राह्मण जो है, सवर्ण जो है, उनकी 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी, 80 से 90% उनकी हिस्सेदारी है। और इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी शिक्षा का क्षेत्र है, यूनिवर्सिटीज़ में जितने वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सब की जो है
संख्या जो है वो सवर्णों की 80% के करीब है। पिछली कुछ दिनों पहले एक स्टडी आई थी जिसमें लिखा था, जवाहरलाल नेहरू की स्टडी हुई थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टडी हुई थी, जिसमें ये देखा गया था कि सवर्ण के कितने प्रोफेसर और दलित समाज से कितने प्रोफेसर हैं। तो उसमें दलित समाज के प्रोफेसर जो है नगण्य के बराबर थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नगण्य के प्रोफेसर थे। और सवाल ये उठा था कि जब क्लास के अंदर जब शिक्षा दी जाती है तो क्लासरूम में सबको शिक्षा समान रूप से दी जाती है और सबकी योग्यता जो है लगभग समान ही होती है। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर जात पात को ध्यान में रखते हुए उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनको अयोग्य घोषित कर जाता है और सिलेक्शन नहीं करते हैं, प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बनने दिया जाता। इसी तरह से जो है वो मीडिया है, मीडिया के अंदर भी जो है वो 90% जो है सवर्णों का कब्जा है। वहाँ भी मतलब मुस्लिम्स का और मुस्लिम का, माइनॉरिटी का या दलितों का या मतलब बैकवर्ड क्लास का जो है 2-4-5% ही उनका है। आप कितने बड़े बड़े चैनल्स के जो है एंकर को देख लीजिए, उनके मालिकों को देख लीजिए, सारे वो हैं। राहुल गांधी भी इसी बात को उठाते जाते हैं। इसी तरह से मतलब जो बिजनेस इंडस्ट्री है उसके अंदर भी जो है व्यापार बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो दलितों की जो भागीदारी है नील है। इसलिए जाति जनगणना अगर होती है तो जनगणना जो है वो सभी जातियों की होनी चाहिए। लेकिन इसमें चूँकि हम लोग जो है वो अनुसूचित जाति के अंदर आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के अंदर आते हैं और कुछ लोग जो हैं बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आते हैं। इसलिए हम विशेष करके जो दलित समाज के हैं, हम अनुसूचित जाति के हैं, तो हमारा अनुसूचित जाति लिखने के साथ साथ अनुसूचित जाति और हम अपनी उपजाति भी लिखें, जो हमारी उपजातियाँ हैं। इससे क्या होगा कि मतलब वो जब डेटा निकल कर बाहर आएगा तो उसमें पता चलेगा कि मतलब किस जाति की जनगणना के हिसाब से कितनी संख्या है। लेकिन इसका दूसरे ज्ञान और मिलेगा, नॉलेज और आएगी, वो आएगी कि उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, किस जाति का शैक्षणिक स्तर क्या है, किस जाति का आर्थिक स्तर लेवल क्या है, किस जाति का सांस्कृतिक स्तर क्या है, ये चीज़ जो है, और किसके पास मतलब जो है वो देश की धन संपदा किसके पास कितनी है, इसका भी उसके अंदर गणना होगी। तो इससे समाज के जो दलित वर्ग है, जो जातियां हैं, सबका एक लेवल का पता चलेगा कौन कहाँ पर है। अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी आई थी दिल्ली, वहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार, उन्होंने एक स्टडी किया था दलितों की यूपी के अंदर। उन्होंने पाया कि जाटव समाज का जो तरक्की है और धोबी समाज की, रजक समाज की जो तरक्की है वो 16% हुई है। यानी कि 75 साल में अभी हम 16 कदम ही चल पाए हैं। इसलिए और बहुत सी जो और जातियाँ दलितों वो तो बहुत ही पीछे हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो सरकार जो है जाति जनगणना कराए और उसमें सभी जातियों का वर्णन हो, अनुसूचित जाति का विशेष करके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का, या बैकवर्ड क्लासेस का एक कॉलम होना चाहिए, उसमें उपजाति लिख जाएगी तो उससे पता चलेगा कौन सी जाति जो है वो कहाँ पर है। तो जब वो सरकार के पास ये डेटा होगा तो सरकार जब सत्ता में आती है तो वो योजना बनाएगी कि किस जाति के लोगों को ऊपर उठाना है, शिक्षा के रूप में उठाना, आर्थिक रूप में उठाना, और उसको किस तरह मतलब उनको रिजर्वेशन देना है। इसको लेकर के जो है वो सरकार जब काम करेगी तभी ये जातियाँ जो ऊपर को उठेंगी। और शिक्षा के क्षेत्र से ये जातियाँ पढ़ने लिखने के बाद अगर एक थ्रेशोल्ड तक आती हैं, यानी कि किसी इंटरव्यू के दरवाजे तक पहुँचती हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू हो, चाहे मेडिकल लाइन के अंदर हो, चाहे इंजीनियरिंग के लाइन में हो, वहाँ तक आती हैं और फिर वो मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर या मतलब आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। तो इसलिए जाति जनगणना जो है मेरे मानना है कि ये अवश्य होनी चाहिए।